1999 में जापान की जेसो नाम की कंपनी में 3 आदमी हिसाशी ओची, युटाका योकोवावा और मतासो शिनोहारा काम कर रहे थे। ये एक न्यूक्लियर फ्यूल प्लांट था। इसमें घातक केमिकल्स जैसे यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड को यूरेनियम डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता था। इसके लिए जो यूरेनियम ऑक्साइड फर्स्ट प्रोसेसिंग स्टेप से मिलता था, उसे नाइट्रिक एसिड में मैन्युअली डिसॉल्व किया करते थे। लेकिन इतना क्रिटिकल काम करने के लिए वर्कर्स को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी और उस वक्त वहाँ जो भी अवेलेबल होता था वह ये काम कर दिया करता था। इन 3 आदमियों में से हिताशी ओची नाम का आदमी अपने कलीग की यूरेनियम डालने में हेल्प करने लगा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इन तीनों की लाइफ को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हिताशी ओची ने जब यूरेनियम ऑक्साइड पोर करना स्टार्ट किया तो उन्होंने जरूरत से ज्यादा डाल दिया, जिससे वहाँ अचानक से ब्लास्ट हुआ और ब्लू कलर का धुआं उठा। इस रिएक्शन से एटमॉस्फेयर में जानलेवा गामा रेस और न्यूट्रॉन रेडिएशन रिलीज हो गई और ऐसा रिएक्शन स्टार्ट हुआ कि वह 20 घंटों तक चलता रहा। प्रॉपर ट्रेनिंग ना होने की वजह से उन्होंने 2.4 kg के यूरेनियम की बजाय 16 किलो का यूरेनियम डाल दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी गलती थी। इस एक्सीडेंट में ओची की बॉडी ने सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव रेडिएशन एब्सॉर्ब की। ऐसा ही एक एक्सीडेंट 1986 में सोवियत यूनियन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुआ था। इस एक्सीडेंट में 0.25 सीवर्ट्स ऑफ रेडिएशन एक्सपोज हुई थी और अब वह प्लांट और उसके आसपास के कुछ किलोमीटर तक वह जगहें अबेंडन की हुई हैं। वहीं दूसरी ओर जापान के इस एक्सीडेंट में 17 सीवर्ट्स की रेडिएशन रिलीज हुई थी और ये अब तक की हाईएस्ट लेवल ऑफ रेडिएशन किसी लिविंग ह्यूमन बीइंग ने एब्सॉर्ब की थी। ये रेडिएशन किसी को मारने के लिए जरूरत से भी डबल क्वांटिटी में थी। अब इतनी ज्यादा हार्मफुल रेडिएशन ओची की बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब थी, जिससे उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी। ये रेडिएशंस ओची के क्रोमोसोम्स को म्यूटेट करने लगी थी, जिससे ओची की बॉडी सेल्स बना नहीं पा रही थी। इसलिए डॉक्टर्स की टीम ने स्टेम सेल डोनर ढूंढना शुरू किया और किस्मत से ओची की बहन डोनर के लिए एलिजिबल थी। उनकी बहन के स्टेम सेल्स जब ओची में इंजेक्ट किए गए, ओची की बॉडी ने फिर से सेल्स बनाना शुरू कर दिया और उसकी तबीयत ठीक होने लगी। लेकिन कुछ समय बाद ओची की बॉडी उनकी बहन के रिसीव्ड क्रोमोसोम को भी म्यूटेट करने लगी। उसकी बॉडी अब अंदर से डेड होने लगी थी। किसी भी लिविंग बीइंग के लिए इतनी ज्यादा रेडिएशन झेलना नामुमकिन बात थी। और फिर कई महीनों की स्ट्रगल के बाद ओची को कार्डियक अरेस्ट हो गया और उनका हार्ट 3 बार रुक के दोबारा स्टार्ट हुआ। सिर्फ एक गलती की वजह से ओची की जान इस तरह चली गई। महज 35 साल की उम्र में ओची इस तरह दुनिया को छोड़कर चले गए। एक्सीडेंट के बाद जापान अपने न्यूक्लियर प्लांट के लॉस के सेफ्टी रेगुलेशंस को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया। लेकिन इन एक्सीडेंट्स के सर्वाइवर की बॉडी में आज भी रेडिएशंस मौजूद हैं, जो उनका डीएनए धीरे धीरे चेंज कर रही है और उनकी आने वाली आगे जनरेशंस पर भी इसका असर पड़ेगा। न्यूक्लियर पावर कितनी घातक हो सकती है, आप इन एक्सीडेंट्स और हिरोशिमा और नागासाकी के एटॉमिक बॉम्ब अटैक से अंदाजा लगा सकते हैं। आप सबको क्या लगता है, क्या न्यूक्लियर बॉम्ब्स के प्रोडक्शन और यूसेज पर बैन होनी चाहिए या नहीं? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। ऐसे और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।